Good evening, students. Today we are starting chapter number 9, ray optics and optical instrument. तो जो आपकी ऑप्टिक्स है यूनिट नंबर 6, उसमें दो पार्ट हैं. एक तो आपकी रे ऑप्टिक्स है और सेकंड है आपकी वेव ऑप्टिक्स. तो पहले हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ओके, तो पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब इसमें जो कुछ पार्ट है वो आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है. तो उसको एक बार रिवाइज करके चलते हैं. तो फर्स्ट पार्ट है इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, ठीक है. इस बार अपने 12th में नहीं है, 12th में डिलीट हो गया है वो. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है केवल, उसके बारे में हम डिस्कस करें. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ये है द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो लाइट क्या होती है, अगर हम दो मीडियम लें, ये आपका मीडियम 1 है इधर और इधर लिया हमने मीडियम 2. तो मीडियम 1 एंड मीडियम 2, जैसे आप ले सकते हो, जैसे एयर और ग्लास का एग्जांपल ले सकते हो. यहाँ पे ग्लास, तो लाइट जब एयर से ग्लास में एंटर करेगी, ओके, मतलब मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर करेगी, तो वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी. ओके, या तो नॉर्मल की तरफ, जो आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, या तो ये नॉर्मल है, जो लाइट एंटर कर रही है या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी या फिर मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो या तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी या नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है. तो ये हमारा कहता है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, ये आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गई आपकी जो बैंड हुई रे है, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे. एंड ये आपका नॉर्मल, ये आई है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड यहाँ पे जो आर है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट. तो ये सभी चीज़ें आपने जो है 10th क्लास में पढ़ी हैं, लेकिन हम इसको रिवाइज करके चल रहे हैं. लॉज क्या हैं, तो लॉज आपके रिफ्लेक्शन की तरह ही होती हैं, बस सेकंड लॉ चेंज हो जाता है आपका. मतलब वो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. एक ही प्लेन में लाई करेंगे. अगर हम डायग्राम बनाए कॉपी पर, तो कॉपी पर ही सारी चीज़ें बनाएंगे हम. तो जो कॉपी पर ही या बोर्ड प्लेन में या पेपर प्लेन में ही लाई करेंगे सारी चीज़ें. द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ angle of refraction is constant, which is called refractive index of the medium. मतलब मीडियम कौन सा है, मीडियम 2. मतलब एक तो हम मीडियम 1 को एयर मान के चल रहे हैं, ठीक है. तो एयर से जब ग्लास में एंटर करेगी, तो जो मीडियम 2 है उसी को हम मीडियम बोल रहे हैं. तो उस मीडियम का हमें क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा. तो ध्यान रखना है, जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं साइन आई अपॉन साइन आर से, जिसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं, तो हमेशा उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है वो 2 का मिलता है विद रिस्पेक्ट टू 1. ओके, तो हमेशा 2 का ही मिलेगा. अगर हम एयर ग्लास का एग्जाम्पल ले, लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो ग्लास का मिलेगा. तो ग्लास का हम नीचे लिखेंगे, एयर का ऊपर लिखेंगे. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. ये ध्यान रखना है हमें बस, ठीक है. इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट. तो ये तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने पीछे निकाला था स्नेल्स लॉ से, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 साइन आई अपॉन साइन आर. तो स्नेल्स लॉ से हमें मिलेगा किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में मिलेगा, ठीक है. ओके, और एयर के रेस्पेक्ट में है तो एब्सोल्यूट मिल जाएगा. लेकिन अगर हमारे मीडियम, दो मीडियम है एयर के अलावा और कोई मीडियम है, तो हमें किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में मिलेगा. जैसे वाटर और ग्लास है, तो ग्लास का मिलेगा वाटर के रेस्पेक्ट में, या वाटर का मिलेगा ग्लास के रेस्पेक्ट में, राइट. लेकिन अगर हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकालना है, तो उसको अलग तरीके से, एब्सोल्यूट मतलब जो उसका ट्रू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विद रेस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, अगर वो कैलकुलेट करना है तो हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है. निकलता कैसे है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम तो हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मतलब उस मीडियम की स्पीड, जिस मीडियम का आप निकाल रहे हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको भी म्यू से डिनोट करते हैं. तो उस मीडियम में हमें स्पीड ऑफ लाइट पता होना चाहिए, ठीक है. तो हम उसके रेशो से हम क्या निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं. तो म्यू इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी अपॉन वी. तो सेकंड फार्मूला हो गया, उसका सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब सेकंड फार्मूला हो गया. अगर हमें एब्सोल्यूट निकालना है तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे. अगर हमें स्पीड पता है लाइट की उस मीडियम में, तो हम इससे निकाल सकते हैं. और अगर हमें एंगल्स पता है तो हम उस वाले से निकाल सकते हैं.
ओके, चाहे वो एयर के रेस्पेक्ट में निकालना हो चाहे किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में निकालना हो। इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी बिकॉज स्पीड इज डिवाइडेड बाई स्पीड, सो इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो ठीक है, इसमें कुछ नोट करने वाली बात है, मतलब वो ये केसेस हैं आपके कि अगर लाइट आपकी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, दैट विल मूव्स टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। और अगर आपकी लाइट कहाँ जाएगी, डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। आपको मैंने 10th क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पर दो केसेस हैं, ये एक हमने यहाँ पे केस लिया और एक केस यहाँ पे लेते हैं इस जगह, ये नॉर्मल बना दिया है ऑलरेडी। तो ये हमारा मान लो ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, यहाँ पे ले लिया हमने डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम। तो अगर ये वाला केस है, रेरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, और अगर डेंसर से रेरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, मतलब रेरर टू डेंसर में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, और डेंसर टू रेरर में क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा। ये तो एंगल यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग। अगर लाइट आपकी क्या है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी बैंड, इट विल मूव्स थ्रू द मीडियम, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। अगर थोड़ा भी एंगल है उसके अंदर तो फिर वो बैंड होकर निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारे 3 केसेस होते हैं इसमें। अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है दैट विल पास थ्रू द मीडियम विदाउट एनी डेविएशन, और अगर ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है तो ऑब्वियसली या तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी या फिर दैट विल अवे फ्रॉम द बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, जब लाइट किसी मीडियम से पास होती है तो हमारी कुछ क्वांटिटी जो है लाइट की भी, ऑब्वियसली लाइट इज़ अ वेव मान के चलते हैं, तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसकी स्पीड भी होती है, इसकी वेवलेंथ भी होती है। तो इनमें कौन सी चीज़ चेंज होंगी और कौन सी चीज़ कांस्टेंट होंगी जब लाइट किसी मीडियम से पास होगी। तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, मतलब फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली वेवलेंथ चेंजेस और स्पीड ऑफ द लाइट चेंजेस, मतलब स्पीड चेंज होगी और वेवलेंथ चेंज होगी। ओके, जो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू, वो होता है लाइट का v इक्वल टू न्यू लैम्डा। v मतलब स्पीड, या c से भी कहते हैं, c इक्वल टू न्यू लैम्डा ही बोल देते हैं। तो स्पीड इक्वल टू न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज़ द वेवलेंथ, ये प्रोडक्ट होता है। तो अगर हमारी इधर स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इधर हमारी क्या चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जो वेवलेंथ चेंज हो रही है उसको बैलेंस कौन करेगा, स्पीड बैलेंस करेगा। ओके, तो इधर लेफ्ट साइड में हमारी स्पीड चेंज होगी तो राइट साइड में वेवलेंथ उस क्वांटिटी को बैलेंस कर देगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंपटीशन में या आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि स्पीड फिक्स रहती है या कौन सी अनचेंज रहती है, कौन सा अनचेंज नहीं रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है बेटा, तो अगर हम पहले समझते हैं इसको फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमने क्या करा, लाइट को मल्टीपल मीडियम से पास कराया, मतलब हमने ग्लास स्लैब ली, हमने लाइट को इंसिडेंट कराया उस स्लैब पर। तो वो पहले तो एयर से ग्लास में गई लाइट। ठीक है, तो पहले तो एयर से यहाँ पे एंटर करा इसने ग्लास में, और ग्लास से फिर वापस एयर में। तो मल्टीपल मीडियम, यहाँ पे हम 3 मीडियम भी ले सकते हैं, 4 मीडियम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ग्लास का एयर का एग्जाम्पल ले लिया। तो पहले तो लाइट जब एयर से ग्लास में जाएगी तो दैट विल मूव्स टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, इधर की तरफ। और अगर वो ग्लास से एयर में की तरफ जाएगी, इससे स्लैब से बाहर निकलेगी, तो वो क्या करेगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। अब इस केस में हमें देखना है, देखो आपके जो सेम मीडियम में जो एंगल होते हैं, जैसे आपका आर और यहाँ पे आर, तो ये दोनों आर बराबर होंगे, और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंट, ये दोनों एंगल बराबर। ओके, क्योंकि लाइट जो है क्या है, अगर एयर में दोनों एंगल बराबर रहेंगे, ग्लास वाले दोनों एंगल बराबर रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि लाइट अगर मल्टीपल मीडियम से पास हो रही है और उसके पाथ को हम रिवर्स कर दें, मतलब हमने एक मिरर लगा दें आगे, तो दैट लाइट विल फॉलो द सेम पाथ, वो सेम पाथ को फॉलो करती हुई जाएगी। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके ओके, सो जब लाइट के पाथ जब हम रिवर्स कर देते हैं तो क्या होती है, सेम पाथ को फॉलो करती है। तो हमने यहाँ पे एक मिरर लगा दिया है। ओके, तो मिरर लगा के इसके पाथ को क्या कर दिया, हमने रिवर्स कर दिया। ओके, तो हम लगाते हैं फॉर सरफेस ए बी। तो ये ए बी सरफेस है,
इसके लिए हम क्या लगा देते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट विल बी इक्वल टू, मतलब म्यू जी ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर फॉर सरफेस ए बी। ओके, से दिस इज इक्वेशन 1। नाउ अब जो लाइट जो है दूसरी सरफेस से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ फॉर सरफेस सी डी के लिए लगा देते हैं, बाउंड्री सी डी के लिए लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो लाइट है बाहर निकल रही, इमर्ज हो रही है, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिलेगा, एयर का मिलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास हमें पता है कि जिसमें जाती है उसका मिलता है, ठीक है। तो म्यू ए जी इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन ई। तो यहाँ पर आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों लिया है, क्योंकि ये वाला आर और ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे, इस वजह से हमने आर आर लिया, आई नहीं लिया यहाँ पर। ई क्या है हमारा, एंगल ऑफ इमरजेंस है, तो ई लिया है, ठीक है। तो साइन आर अपॉन साइन ई, सेकंड के लिए लगा दिया हमने म्यू ए जी इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन ई। दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ इमरजेंस ई, बोथ एंगल्स आर इक्वल बिकॉज दे आर मेड इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम में बने हुए हैं तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। लगा देते हैं यहाँ पर, तो 1 आ जाएगा साइन आई अपन साइन आई, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया, और इसको हम क्या कर देते हैं, एक को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो 1 अपॉन में आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो अगर हमें देखो, इससे हमें क्या मिलता है, देखो अगर हमें ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में पता है तो हम एयर का ग्लास के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, मतलब उल्टा निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली उसको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 1/2, तो अगर पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा, तो 1/2 को हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। अगर हमें मीडियम 2 का 1 के रेस्पेक्ट में दे रखा होगा और 1 का हमें 2 के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो हम सीधा क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंड लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट क्या होती है, मैंने आपको 10th क्लास में भी एक बार बताया था अच्छी तरीके से। तो जब लाइट किसी ग्लास स्लैब से पास होती है तो क्या होती है, थोड़ी पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, वो पीछे की तरफ रिफ्रैक्शन की वजह से। तो जितनी शिफ्ट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस टी ली है हमने, लाइट को यहाँ पे क्या कराया हमने, इंसिडेंट कराया। तो लाइट को जब इंसिडेंट करेंगे फर्स्ट फेस ए बी पर या बाउंड्री ए बी पर, तो क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। ऑब्वियसली एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, ये आपका एयर है, ये ग्लास है, ठीक है। तो नॉर्मल की तरफ जो हो जाएगी। अब जब यहाँ से सेकंड बाउंड्री से बाहर निकलेगी, ठीक है, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर हम जो हमारा इनिशियल पाथ है अगर हम उसको आगे की तरफ ड्रॉ करें, जो इनिशियल पाथ है अगर हम इसको आगे की तरफ ड्रॉ करें और अपना इसका रे का फाइनल पाथ देखें, तो दोनों में क्या है, वो एक बहुत डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर हम देखें तो इसी को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम अपने एंगल्स वगैरह लिख लेंगे, सभी के नाम। इसको बोल देते हैं एन डैश, ओ डैश, और हाँ ये डी हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपका ट्राइंगल है ओ डैश, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ओ ई। तो ये हमारा एक ट्राइंगल बनेगा ओ डैश ई, ठीक है, जिसमें एंगल आपका कितना है, आई माइनस आर। देखो कैसे लिखा है ये, देखो ये लाइन आपकी सीधी है बिल्कुल, ये लाइन क्या है आपकी, देखो थोड़ा सा एक मिनट रुकेंगे, हाँ ये देखते हैं, देखो ये आपकी, देखो ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ये पूरा एंगल आई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला आर है, तो ये कितना बचेगा इधर वाला, आई माइनस आर। तो मैंने आई माइनस आर यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो ये पूरा ट्राइंगल है आपका ओ डैश ई। तो ओ डैश ई में हम लगाएंगे साइन आई माइनस आर। तो साइन आई माइनस आर लगाएंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर यहाँ पर है हमारा ये ओ डैश ई, और हाइपोटेनियस क्या है, ओ डैश। तो
ओ डैश ई अपॉन ओ डैश लगा देते हैं इसको। तो यहाँ पर आएगा आपका ओ डैश ई आपका डी है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट लगा दिए। यहाँ से डी इक्वल टू ओ डैश साइन आई माइनस आर, सीधे सीधे क्वेश्चन 1। अब हमें ओ डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओ डैश जो आपका हाइपोटेनियस है, तो हमारे पास एक दूसरा ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, ये वाला ओ डैश एन डैश। तो इसमें लगा देते हैं हम कॉस आर। तो कॉस आर क्या हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका, ओ एन डैश, जिसको हम टी भी कह सकते हैं, और ओ डैश हमें पता नहीं है, ठीक है। चलो लगा देते हैं यहाँ पर। तो लगा दिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ से ओ डैश बराबर आ जाएगा टी अपॉन कॉस आर। जो ओ एन डैश है वो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब है, तो टी हमने लगा दिया यहाँ पर। दोनों इक्वेशंस को आप रखोगे तो डी इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर, ठीक है। यहाँ पर जो लेटरल शिफ्ट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक तो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब की थिकनेस ज़्यादा होगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा तो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट क्या है बेटा, देखो अभी हम क्या होते हैं, देखो कि हमारे पास स्विमिंग पूल है या हमने किसी कंटेनर में वाटर ले लिया, और इसमें अगर हम उसके बॉटम को देखते हैं, तो जब कंटेनर भरा हुआ होता है, आपका स्विमिंग पूल भरा हुआ होता है, तो उस समय जो हमें बॉटम दिखाई देता है वो कम गहरा दिखाई देता है, लेकिन जब हम घुसते हैं तो ज़्यादा गहरा दिखाई देता है हमें। ऐसे अगर हम किसी कंटेनर में कोई कॉइन वगैरह डाल दें तो ऐसा लगता है कि जैसे वो क्या है, बहुत कम गहराई पर देखने पर, ऊपर से देखने पर, लेकिन एक्चुअल में उसकी डेप्थ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ठीक है, तो ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है। या फिर हम देखते हो पेंसिल डाल दो तो टूटी हुई दिखाई देगी और छोटी दिखाई देगी नीचे से, तो ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो उसको हम समझेंगे। तो हम क्या करते हैं, कंटेनर लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, ये कंटेनर लिया, इसमें वाटर भर दिया, इसमें एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम खड़े होकर देखते हैं, इधर से हम जब देखते हैं इसको, यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो जब यहाँ से हम देखेंगे तो देखो होता क्या है, जब इससे लाइट चलेगी ऑब्जेक्ट से, तो एक तो मानते हैं कि मान लो चलो सीधी चलेगी ऊपर की तरफ, एक थोड़ी मानते हैं ऑब्लिकली। जब तिरछी जाएगी तो जो मीडियम वाटर से एयर में एंटर करेगी, जब वाटर से एयर में एंटर करेगी इस बाउंड्री पर, तो क्या हो जाएगी, वो नॉर्मल से तो इस तरीके से बैंड हो जाएगी वो लाइट। तो सीधी जानी चाहिए थी, वो क्या हो गई, बैंड हो गई। अब बैंड हो गई तो हमारी आंखें तो ये नहीं दिखेंगी भाई लाइट बैंड हो गई, हमें तो बस उसकी सीध में देखना है, क्योंकि हम लाइट क्या होती है हमेशा सीधी चलती है, लेकिन मीडियम चेंज होने पर बैंड होती है बस, ठीक है। तो हमें तो ये दिखाई देगा कि भाई ये जो रे है वो ओ डैश पॉइंट से आ रही है। तो अगर हम इस रे को पीछे की तरफ बढ़ाएं यहाँ तक, तो ये ओ डैश पॉइंट पे मिलती है, ठीक है। तो रे को हमने क्या करा, रे आपकी ऐसे गई और ऐसे बैंड हो गई, तो हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो ओ डैश पॉइंट पे मिली, ठीक है। तो हमें तो ये दिखाई देगी ये रे जो कहाँ से आ रही है, ओ डैश पॉइंट से आ रही है, ठीक है। तो कह दो इसको, ये आपका एंगल आई जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई, जब ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका, आई होगा, ठीक है। तो दोनों ही आई हो गए आपके। अच्छा, इसको जो हमने पीछे पढ़ाया ओ डैश तक, अपनी ये फाइनल रे है ये वाली, तो ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है। अपने मैथ में पढ़े हैं ये एंगल्स, ये आर है तो ये भी क्या होगा आपका आर, ठीक है। तो एंगल्स वगैरह बना लिए हमने, सब चीज़ बना ली। तो जो ऑब्जेक्ट है इस रे के बैंड होने की वजह से हमें कहाँ देगी, दिखाई देगी ओ डैश पे दिखाई देगी, क्योंकि हमें तो ऐसा लगेगा ये रे जो है कहाँ से आ रही है, ओ डैश से आ रही है, क्योंकि रे क्या हो गई, मुड़ गई। जैसे मिरर लगा के पीछे का देख लेते हैं ना, तो हमें ये तो अंदाजा ही तो लगाते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, मिरर के अंदर है, ठीक है। तो ये हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ पे दिखाई देगी, ओ डैश पर। तो जो ओ डैश है, मतलब नीचे से उठ के ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आई, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट, मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट, कितना शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो इसी की हम कैलकुलेशन करेंगे इसमें। तो जो वाटर की हाइट है वो टी ले लेते हैं यहाँ पर, ओके। चलो कैलकुलेशन करते हैं। तो द वर्टिकल हाइट अप टू विच एन ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इन एनी मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। देखो म्यू की लगे, आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको म्यू या एन से डिनोट करते हैं। आप अगर कहीं एन आ रहा है तो आप ये मत कहना भी ये कैसे आ गया, अलग अलग सिम्बल्स यूज़ किए गए हैं, लिखने का तरीका भी अलग अलग बुक्स में। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी में जाते हैं आप,
तो ओ ए बी कौन सा है, तो ये आपका ट्राइंगल जो है ये वाला, यहाँ पे लगा देते हैं साइन आई। तो साइन आई कितना हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो लगा देते हैं साइन आई इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी। ऐसे अब लगा देते हैं साइन आर, ऊपर वाले ट्राइंगल में लगा देते हैं, इस वाले में, ये वाला ट्राइंगल है ना ये वाला, ओ डैश ए बी, तो इस वाले में भी आप साइन आर लगा दो, तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन, तो ए बी अपॉन ओ डैश बी, ठीक है। लगा दिए दोनों में। अब देखो, अब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखो वैसे तो अगर हमारी रे जो है वाटर से एयर में जा रही है, तो हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलना चाहिए वो एयर का मिलना चाहिए, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। लेकिन हम क्या करें, इसको उल्टा लिखते हैं, हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये फॉर्मूला इधर से रिवर्स हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है। पहले इधर साइन आई अपॉन साइन आर लिखते हैं, लेकिन अब जब हम उल्टा ले रहे हैं इसको, रेसिप्रोकल लगाएंगे फिर इसका, साइन आर अपॉन साइन आई। तो साइन आर और साइन आई की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पर। अगर हमारा क्या है, ये जो एंगल्स हैं आपके आई और आर, ये जो एंगल्स हैं आपके आई और आर, ठीक है, वो क्या है, सॉरी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। तो अगर आपके एंगल्स स्मॉल होंगे तो क्या होगा, जब एंगल्स स्मॉल होंगे, मान लो ये आपका जो आई है यहाँ पर, ये आई और आर, ये क्या है, बहुत छोटे एंगल हैं, तो ये जो ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है, ये लगभग लगभग क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो जहाँ भी हमने ओ बी या ओ डैश बी लिखा है, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वहाँ पे हम लिख सकते हैं इस ओ डैश बी को लिख सकते हैं हम, इस ओ डैश बी को हम लिख सकते हैं, इस वाली को, इसको लिख सकते हैं ओ डैश ए, और जो ओ डैश सॉरी ओ बी है उसको हम लिख सकते हैं ओ ए, ठीक है। तो अगर हमारे एंगल्स छोटे हैं तो हम इसको चेंज कर देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ डैश। तो ओ बी अपॉन ओ डैश बी की जगह हमने ओ ए अपॉन ओ डैश ए ले लिया। ओ ए क्या है, हमारी रियल डेप्थ है, ओ डैश ए क्या है, हमारी एपरेंट डेप्थ है, आभासी डेप्थ, ठीक है, जो हमें लग रही है। तो नॉर्मल शिफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा ओ डैश में से ओ डैश जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है, जिसको हमने डी से डिनोट किया है, वो क्या करेंगे, रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसमें से ओ ए कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। ओ ए कितना है आपका, टी, हाइट ऑफ द वाटर, वाटर की डेप्थ या हाइट है वो ले ली हमने। ये ओ ए अपॉन ओ डैश, इसको हम ओ ए अपॉन ओ डैश, इस ओ डैश ए को नीचे ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो हमने यहाँ पर निकाला है ना, ये वाला, ये जो निकाला है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, बार बार हट जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये हमने जो निकाला है ना यहाँ पर, ये इसको हम यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पर लगा देते हैं, तो यहाँ पे उल्टा आ रहा है, तो हम इसको 1 अपॉन कर देंगे, ठीक है। तो डी इक्वल टू टी 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मतलब जो भी आपने लिक्विड लिया है, वाटर लिया है या कुछ भी आपने ऑयल लिया है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो आई थिंक सफिशिएंट वीडियो हो गई है, आधे घंटे की वीडियो हो गई है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें। आप इसके नोट्स बनाएंगे, इसको बहुत आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। आप अपने डायग्राम्स कोशिश करें कि हम पेंसिल से बनाएं, ठीक है। तो आपको इसको नीट एंड क्लीन डायग्राम, क्योंकि ऑप्टिक्स डायग्राम बहुत ज़रूरी है ऑप्टिक्स के अंदर। तो जब आप लेंस पढ़ोगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ोगे, तो उन सभी में डायग्राम की बहुत इम्पोर्टेंस है। एक एरो भी आपने अगर गलत लगा दिए तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से दिखाना है, स्ट्रेट लाइन खींचनी है, आप फ्री हैंड से काम नहीं करेंगे इसमें। तो अच्छी तरीके से नोट्स बनाएं। हो सकता है आपका टर्म 1 में थोड़ी कमियां रह गई हों आपकी पढ़ाई में, तो उन्हें सुधारना है आपको। तो आप अपना डायग्राम प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, अच्छी शुरुआत करते हैं दोबारा, तो आपके टर्म 2 में नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।